मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है सुरक्षित मातृत्व। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन परेशानियों की वजह से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को जान का खतरा भी हो सकता है। इन खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि गर्भवती महिला और उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जी हाँ, हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802। जी हाँ, फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज इस स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी तशरीफ लाए हैं और वो भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आता है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं एक एक करके। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि माँ शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका दायित्व बहुत बड़ा होता है। तो अपने दायित्व को पूरा कर सके माँ गर्भावस्था से लेकर और प्रसव के बाद तक, तो जाहिर सी बात है सुरक्षित मातृत्व तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया और क्यों? कोई भी महिला अपने जीवन में चाहती है कि वो मातृत्व जी कि उससे दौर से गुजरे और एक स्वस्थ बच्चे को दे, और इसीलिए सुरक्षित मातृत्व दिवस की परिकल्पना की गई, क्योंकि बहुत सारी माताएं जन्म देते समय या उससे पहले या उसके बाद में मृत्यु का शिकार हुई। तो उन माताओं को एक ऐसा वातावरण मिले कि वो एक सुरक्षित प्रसव संपादित कर सकें और एक सुरक्षित स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। इसलिए सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पिछले ही महीने की 11 तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी कल्पना इसीलिए की गई कि हम हर वो प्रयास कर सकें जिससे कि हमारी हर माँ स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, पूछे सवाल। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, गाँव मेरा बसौली प्रसाद। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कभी कभी जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनके घर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, न कोई जानकार होते, न उनके घर में कोई डॉक्टर होते, न दाई टाइप की होती हैं। तो अगर उसके पेट में दर्द पैदा हो रहा है तो उस समय उसको किस लोगों से संपर्क साधना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए जिससे होने वाली समस्या से वो बच सके और जानकारी उसको मिल सके किस कारण से दर्द पैदा हुई है? बिल्कुल बताइए डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी। आप मुझे लगता है कि बहुत परोपकार करते हैं एक तरह से। हमारे प्रोग्राम में आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ प्रत्येक 1000 की पॉपुलेशन पर गांव में हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर भी आशा कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये सबसे पहले आपको हिदायत दे सकती हैं कि आपको कहाँ संपर्क करना है। सबसे उचित रहेगा कि आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जो परिवार की महिला है जिसको इस तरह की पीड़ा हो रही है उसके लिए संपर्क करें। आशा आपको तत्काल जो प्राथमिक उपचार होगा उसके बारे में बता देगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप चिकित्सकीय उपचार जो है डॉक्टर की देखरेख में लें। बिल्कुल। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सुरक्षित मातृत्व क्या होता है, इसको समझना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। मातृत्व एक बहुत ही अनूठा एहसास है जो कि हर महिला अपने जीवन में चाहती है, लेकिन अभी भी अगर हम आंकड़े देखें तो 258 गर्भवती महिलाएं जो 1 लाख जीवित जन्म होते हैं उनमें से
अपना मतलब दम तोड़ देती हैं। अच्छा। उनकी मौत हो जाती है। ओह। और इसी तरह से जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से लगभग 43 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के भीतर ही ख़त्म हो जाते हैं, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो जो सुरक्षित की बात की गई वो इसीलिए की गई कि वो माँ गर्भावस्था की पीड़ा को बर्दाश्त तो करे, लेकिन उसके बाद वो खुद भी स्वस्थ रहे और उसके बाद जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वो भी उसकी आंखों के सामने पले बढ़े। तो इसलिए सुरक्षित मातृत्व बहुत आवश्यक हो गया है और इसीलिए हम लोग सारे प्रयास और हर परिवार का, हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसका बच्चा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। तो जाहिर सी बात है ये ज़रूरी बातें हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए, वो भी कुछ जानना चाहते हैं। जी, सुनंदा मिश्रा, आप बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं, सबसे पहले आप सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुरक्षित मातृत्व के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए? 21 साल कम से कम और 35 साल अधिकाधिक उम्र होनी चाहिए, जो एक स्वस्थ रहेगी माँ। हालांकि हमारे यहाँ शादी की उम्र 18 साल महिलाओं के लिए रखी गई है और कई बार हमारे यहाँ विवाह जो है उससे भी पहले, हालांकि वो कानूनी तौर से अपराध है, फिर भी हो रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज जो हमारे युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको ये समझ रखनी चाहिए कि कोई भी माँ गर्भवती 21 साल से पहले ना हो। और बहुत लंबे समय तक भी अविवाहित होने के बाद, जब विवाह काफ़ी ज़्यादा उम्र में होता है तो कई बार गर्भावस्था देर में या आजकल प्रोफेशन की वजह से लोग प्रोफेशनल कारणों से करते हैं, लेकिन 35 साल से ऊपर की अवस्था में परेशानियां हो सकती हैं। तो सुनंदा मिश्रा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। धीरज जी, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि प्रसव के दौरान महिला और शिशु की मृत्यु दर क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। मैंने अभी बताया भी अपने उसमें कि लगभग 258 महिलाएं 1 लाख जीवित जन्म में मौत का शिकार होती हैं और 43 बच्चे प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में जो हैं वो अपना आगे बर्थडे नहीं मना पाते हैं। तो ये बहुत एक ख़राब स्थिति है और इसी को कम करने के लिए जो हम एंटीनेटल चेकअप्स करा रहे हैं, अस्पतालों में प्रसव की बात कर रहे हैं, 48 घंटे अस्पतालों में रुकने की बात कर रहे हैं, और अगर कोई भी परेशानी है तो अस्पताल या चिकित्सक की देखरेख में जाने की बात कर रहे हैं। वो ये सब प्रयास अगर हम करें तो कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप ये जो माँ एक असामयिक मौत की शिकार होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि जो गर्भवती महिला है वो जोखिम में है, खतरे में है, एक खतरे की घंटी है? किस तरह के साइन एंड सिम्टम हो तो उसे तुरंत चिकित्सालय ले जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमें गर्भावस्था के पहले ही आभास करा देती हैं जी। लाइक जो पहली बार महिला गर्भवती हो रही है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। या किसी महिला का बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या उसके बच्चे ही नहीं हो रहे थे, बहुत लंबे समय बाद एक प्रेशस प्रेगनेंसी हमारी होती है, तो ये भी एक जोखिम वाली महिला है। या पिछली बार का जो प्रसव है ऑपरेशन से हुआ था। तो इस तरह के सारे केसेस जो हैं हम गर्भावस्था से पूर्व ही कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा खतरे में है। अगर गर्भावस्था आ गई है और उसके बाद जो है किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 140 और 90 से ज़्यादा रहता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, इस तरह की शिकायत हो रही है, या ब्लीडिंग की शिकायत होती है जिसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, तो ये चिंता की बात है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ मिल रही है तो हमें, यानी कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। संपर्क में आप रहें वहाँ पर जो भी एएनएम्स हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कम से कम प्रसव के लिए तो अस्पताल जाना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मैं हमेशा अपील करूँगा कि हर महिला जो प्रसव के लिए जाए, चाहे वो खतरे में है चाहे नहीं है, सभी महिलाओं को अस्पताल प्रसव में ही कराना चाहिए, अस्पताल में ही प्रसव कराना चाहिए, और 48 घंटे तक अस्पताल में रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ खतरा तब भी रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूबी जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि सुरक्षित मातृत्व के लिए टीकाकरण का क्या महत्व है? टीकाकरण कब कब करवाना चाहिए? जैसे आंधी में दीपक को हाथ लगा के हम लोग बचा लेते हैं, ऐसे ही टिटनेस का खतरा जो माँ और बच्चे को होता है उसको बचाने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिला जैसे ही गर्भ धारण करे तुरंत बाद उसको टिटनेस का पहला टीका और एक टीका दूसरा जो 1 महीने के अंतर पे लगना चाहिए वो लग जाना चाहिए। ये आपके जो महिला है उसको भी खतरे से बचाएगा और उसके होने वाले बच्चे को भी पहले 1.5 महीने तक टिटनेस के खतरे से बचाएगा। बहुत सारे बच्चे टिटनेस नियोनेट्रम से, जो नवजात बच्चों में होती थी, उससे उनकी मृत्यु होती थी। तो अगर टिटनेस का टीका माँ को लगा हुआ है तो कोई खतरा नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, माधुरी जुड़ गई हैं लखनऊ से। हेलो हेलो
माधुरी जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। रेखा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखें जिससे प्रसव आसानी से हो सके। अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि एक माँ के शरीर में एक और नई जान पल बढ़ रही है, और उस खान पान में वो सारी चीज़ें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी का मिश्रण होना चाहिए। तो दालें हैं अंकुरित, और पनीर है, फल हैं, सोयाबीन है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो बहुत महंगी होगी। ऐसा नहीं है। जो आपके आसपास मिल रहा है, जो कम दामों में मिल रहा है, जो मौसमी है, वही कारगर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। खजूर एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आसानी से हमें आसपास मिल भी जाती है, और वो बहुत पौष्टिक है। गुड़ है, लोहे के बर्तनों में खाना है। तो एक तो खाने का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि बहुत मतलब जो है वज़नदार चीज़ें ना उठाएं। थोड़ा सा आराम करें, ये सावधानियां बरतें। 4 एंटीनेटल चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर 4 एंटीनेटल चेकअप्स कराएंगे तो जो भी परेशानियां होंगी वो पता चल जाएंगी, और महिला को कोई दिक्कत जो है प्रसव के समय नहीं होगी। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसका निराकरण पहले ही से हो जाएगा। थैंक यू। फ़ोन आ रहा है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी जी। मैम, पूछना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी महिला गर्भावस्था में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, तो जिससे उसे बचा जा सके। बताइए डॉक्टर साहब। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में अभी मैंने अपने पहले सवाल में बताया भी था कि अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, या किसी महिला को ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बार आपको ऐसे आभास नहीं होता है, बहुत सिर में दर्द रहता है, आंखों में कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। हालांकि धुंधला दिखाई देना काफ़ी लेट अवस्था है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जब भी जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। साथ में ही पिछले प्रसव का जो इतिहास है, जो ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हम लोग जिसको कहते हैं, अगर वो अच्छी नहीं है तो ये महिला खतरे में है। बिल्कुल। कम हाइट वाली महिलाएं जो 145 सेंटीमीटर से भी कम जिनकी हाइट होती है, उनको भी दिक्कत है। किसी महिला को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ पहले से होती है, कुछ को गर्भावस्था की वजह से होती है, तो अगर वो है तो भी ये महिला खतरे में होती है। इस तरह से काफ़ी कारण है। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का विषय है सुरक्षित मातृत्व। जी हाँ दर्शकों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस विषय पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं, और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, जैसा कि बात चल रही है, बहुत सारी आप जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में तो जितनी बात की जाए शायद वो कम है। तो हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं और उनका चेकअप होता है या टीकाकरण होता है, तो क्या उसके लिए कोई फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, कोई भी फीस नहीं है। 4 बार चेकअप, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एनएम बहन जी कर रही हूँ, चाहे भी किसी भी अस्पताल में हो, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, जिन भी अस्पतालों में आप जाते हैं उनमें कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। कोई भी, इवन गर्भवती महिला के लिए जो हमारा ओपीडी का 1 रुपये का पर्चा है वो भी निःशुल्क कर दिया गया है। जी। ये भी बताना चाहूँगा कि महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल, ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हर गर्भवती महिला को दी जाती हैं। कई बार शिकायत ये मिलती है कि महिलाएं उनका सेवन नहीं करती। बिल्कुल सही बात। मैं कहूँगा कि वो सेवन जरूर करें, कि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये उनके बच्चे के लिए खासतौर से बहुत ज़रूरी हैं। अगर उनमें खून की कमी होगी या दिक्कतें होंगी तो उचित नहीं होगी। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास फैज़ाबाद से, मानसी। हेलो 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 मैम, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और वो मतलब कि जो जो बच्चे मतलब उनके मतलब गर्भ में होते हैं, उनके मतलब जो महिलाओं को जो बीमारी है उससे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल ये जानना चाह रही हैं कि अगर कोई महिला है, गर्भवती है, और उसे मान लीजिए कोई बीमारी है, मान लीजिए HIV है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, TB वगैरह मान लीजिए, तो क्या उसके बच्चे में भी ये बीमारी जा सकती है? HIV के लिए अगर हम बात करें तो HIV अगर लेट अवस्था में डायग्नोज होता है तो डेफिनेटली कुछ रिस्क है। लेकिन अगर पहले ट्राइमेस्टर में, हम इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही गर्भवती महिला हो तुरंत हमारे अस्पताल में आए, उसकी जांच कर ली जाए। अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो तत्काल ART शुरू हो जाता है। उस महिला को रिस्क नहीं है।
यदि महिला टीबी की मरीज़ है तो वो इलाज उनका चलता रहता है और उनको बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको हार्ट रोग है, दिल की बीमारी है कोई, और जिसकी वजह से उनको ये सलाह नहीं दी जाती है कि वो गर्भवती हों। तो ऐसी स्थिति में यदि वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में रहना चाहिए, और वो ऐसी व्यवस्था जो है हमारे जिला स्तरीय अस्पतालों में ही है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो उनको पंजीकरण करा लेना चाहिए, जरूर ताकि उनका टाइम टू टाइम चेकअप होता रहे, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सके। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इन्हीं गर्भवती महिलाओं के लिए है। नॉर्मली हम पहुँचते हैं केवल हमारी जो गाँव में रहने वाली महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में एएनएम के पास, वो चिकित्सक की देखरेख में नहीं जाती हैं। तो एक 9 तारीख का दिन फिक्स कर दिया गया है कि यदि 9 तारीख को वो किसी भी अस्पताल में जो ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय है उनमें जाती हैं तो वहाँ एक आयोजन चल रहा होता है उन गर्भवती महिलाओं के लिए, और वहाँ पर हमारे जो MBBS चिकित्सक हैं और उनकी पूरी टीम पैथोलॉजी की और काउंसलर्स की वो सारी उनकी जांच करती है, और अगर उनमें कोई भी परेशानी है तो उसका निराकरण करती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हम लोग उसमें दे रहे हैं सबको। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तनु जी, आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल अक्सर देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियों का सेवन करने को कहा जाता है, तो उसके क्या लाभ हैं, उसका क्या महत्व है? फोलिक एसिड और आयरन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग मिनरल्स हैं। फोलिक एसिड हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसी महिलाएं जिनकी पिछली बार कोई बच्चा एनेंसेफली या पीठ में एक फोड़ा जैसा उसके निकला था, इस तरह की पैदा होते हैं, उन महिलाओं के लिए तो गर्भधारण से पहले से ही फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम गर्भधारण कर लेते हैं, तो कम से कम जैसे ही गर्भधारण किया जाए उसके बाद पहली तिमाही तक फोलिक एसिड का सेवन किया जाए, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, दूसरी और तीसरी तिमाही जो है, उसमें IFA की टेबलेट्स हैं जिसमें आयरन और फोलिक एसिड दोनों साथ में होता है, उनका सेवन किया जाता है। तो 6 महीने के लिए 180 गोली का सेवन हम लोग रिकमेंड करते हैं। और मैंने अभी पहले भी बताया कि इसके साथ में ही हम कैल्शियम को भी रिकमेंड करते हैं, और एल्बेंडाजोल जो एक कीड़े मारने की दवा है, पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से भी एनीमिया होता है तो उसके लिए है। आयरन बेसिकली एनीमिया को मैनेज करता है, और कैल्शियम जो है कई बार जो बच्चे हमारे प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं उनको भी एक तरह से चेक करता है। थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है सुरक्षित मातृत्व। जी हाँ, यही विषय है, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। रुचि जी, आप भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि गर्भावस्था के समय यदि किसी महिला को ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर आजकल कल भी वर्कशॉप एक हो रही थी, 10 से 14% महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि शुगर की परेशानी है, मधुमेह जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, और जो शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। बच्चे को भी उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, डिलीवरी में कई बार सीजरिंग करने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर से जो भी चिकित्सकीय उपचार या सलाह दी जाए उसको मानना चाहिए, और यही बात हमारी ब्लड प्रेशर पे भी लागू होती है। ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार महिलाओं को झटके आने लगते हैं, तो यदि वो महिलाएं समय से अपनी दवाइयों का सेवन करती रहें तो ऐसा नहीं होगा, और वो सेवन तभी करना शुरू करेंगी जब वो चेकअप हो। तो उसके लिए जो 4 एंटीनेटल चेकअप्स की बात की जा रही है वो हमेशा रेगुलर रखें, और यदि किसी महिला में इस तरह की कोई जोखिम वाली बात है, हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी और समस्या, तो उसको केवल 4 जांचों तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा, और ज़्यादा बार जो है अपने एएनएम बहन जी के पास या डॉक्टर्स के पास जाके जांच करानी होगी। आराधना जी, आपका क्या सवाल है? जल्दी से पूछिए, वक्त कम है हमारे पास। मेरा ये सवाल है सर आपसे कि अगर महिला परिवार में गर्भवती होती है कोई भी, तो उसके परिवार और उसके पति का क्या दायित्व होना चाहिए उसके प्रति? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता है। सारा बोझ उस महिला तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर परिवार के सारे सदस्य, उसका पति खास तौर से जो हमसफर है, और उसके माँ, पिता, सास जो भी लोग हैं, उन सभी को सहयोग करना चाहिए। उनको खान पान में खास तौर से, हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो सबको खाना खिला देती हैं और वो खुद भूखी रह जाती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले थाली आनी चाहिए, उनको जो है पूरा भोजन दें। उनकी जांचों के लिए उनको ले जाएं, अस्पताल को पहले से चिन्हित कर लें। यदि कोई जोखिम में माँ है तो उस माँ के लिए कौन सा अस्पताल उचित रहेगा इसकी पहले से जांच कर लें। हालांकि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी फ्री है, एम्बुलेंस आप 102 नंबर कॉल करेंगे तो वो आपको ले जाएगी, लेकिन उस
व्यवस्था को करने के लिए तो किसी का सहयोग ज़रूरी है। तो वो परिवार इससे ज़्यादा मतलब जो है और कोई नहीं होगा जो अगर परिवार जो है उसके सहयोग करता है। और हर पल में अगर आप सहयोग रखते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, कई बार लोग लड़के की अपेक्षा करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई दबाव माँ के ऊपर अगर नहीं होगा, एक अच्छा व्यवहार उसके साथ रखा जाएगा, आराम की उनको व्यवस्था की जाएगी, तो वो बच्चा जो है सुरक्षित होगा, अच्छा जन्म लेगा और स्वस्थ रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार वाले हर समय पूरी गर्भावस्था में उनका सहयोग करें। बिल्कुल। दीपांजलि, अपना भी सवाल जल्दी से पूछ लीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से वजन लेते रहने की सलाह क्यों दी जाती है? 9 से 11 किलो करीबन वज़न पूरी गर्भावस्था में बढ़ता है। अच्छा। और अगर ये एक एक स्टेप में बढ़ता है, कभी आधा किलो फिर 1 किलो, धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो यदि अचानक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है तो चिंता की बात है, या वृद्धि नहीं हो रही है, घटोतरी हो रही है तो चिंता की बात है। एक तरह से हम बच्चे की जो स्वस्थता है कि वो स्वस्थ है या नहीं है गर्भ में पल रहे, उसको परख लेते हैं हम वज़न लेके। इसलिए वज़न नापना बहुत ज़रूरी है और ये एक तरह से इंडिकेटर है कि उस माँ की थाली में सही खाना पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो वो भी एक टूल हो सकता है। डॉक्टर साहब, खान पान की बात हो रही है और गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है डॉक्टर साहब वो फास्ट फूड है। तो ये फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं टेस्ट के लिए, तो ये कितने नुकसानदेह होते हैं गर्भवती महिला के लिए भी और उसके बच्चे के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्वाद बदल जाता है गर्भावस्था में जी। तो जो स्वाद बदल जाता है वो चाहे नींबू का सेवन हो या फास्ट फूड का, अगर किसी महिला को कोई चीज़ भाती है, अच्छी लगती है, तो उसको नकारना ना चाहिए, देना चाहिए जी। लेकिन डेफिनेटली अति जो है वो नुकसानदेह है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा मैदा, फास्ट फूड चीज़ें ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, अगर वो आप लेंगे तो उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। और वो न्यूट्रिशन केवल उसके लिए नहीं है, वो बच्चे के लिए भी है और माँ के लिए भी है। और बच्चे के लिए माँ के शरीर से जाना है, अगर माँ नहीं लेती है तो माँ के शरीर से वो कमी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो है इन खान पान की चीज़ों में बैलेंस डाइट ले। और अगर कभी मन है तो थोड़ा बहुत फास्ट फूड भी लिया जा सकता है, मगर हाँ अति ना की जाए, अन्यथा जो है उसके रिपरकशंस भी होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये था हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम और अब बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।